हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करेंटली 6 अगस्त एंड आज से हम शुरू करने वाले हैं एडिटोरियल टू मेंस आंसर इनिशिएटिव। पूरा जो इनिशिएटिव का प्रोसीजर होगा मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा आपको, राइट। बट उससे पहले क्या करना है आपको, अटेंडेंस अभी मार्क करना है जो मैंडेटरी है सबके लिए। एंड वीडियो को लाइक करते हुए अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और हाइप भी कर दो। यस, टोटल 6 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं और एक क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है कि क्या हम बस प्रीलिम्स पर फोकस रख कर करेंटली फॉलो करते हैं, या ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जो है डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव है। मैं बस एक बार एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। आज जो मैंने आर्टिकल्स लिए हैं, डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें बहुत अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जैसे कि पहला आर्टिकल द स्टेट्समैन, सेकेंड आर्टिकल इज़ फ्रॉम यू नो बिजनेस लाइन से, एंड द थर्ड आर्टिकल इज़ फ्रॉम द हिंदुस्तान टाइम्स, एंड बाकी के जो आर्टिकल हैं वो द हिंदू के एडिटोरियल और जो अदर आर्टिकल्स हैं उसको मैंने इंक्लूड किया है। सो 4 न्यूज़पेपर से मैंने कोशिश की है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कवर करते हुए हम चीज़ों को समझे, हमारे पास नोट्स हो, राइट, एंड आंसर राइटिंग तो करे ही। सो बस प्रीलिम्स नहीं, मेंस की भी यहाँ पे साथ साथ तैयारी हो रही है, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। आते हैं इनिशिएटिव पे, कैसे वर्क करेगा, क्या है पूरा प्रोसीजर, वन बाय वन मैं समझा देता हूँ। बट अटेंडेंस मार्क कीजिए, आज से ही स्ट्रिक्ट स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज, मैं एक एडिटोरियल लूंगा एवरी सिंगल डे, एक एडिटोरियल लूंगा, जैसे ये दिस पार्टिकुलर वन, फीडिंग 1.5 बिलियन सेफली। द स्टेट्समैन में ये पब्लिश हुआ आई थिंक 4 अगस्त को, तो मैंने इसे उठाया है और इसी से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। बट क्वेश्चन देने से पहले इस पार्टिकुलर आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे सिलेबस से कनेक्टेड है, पीवाईक्यू से कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें बताने के साथ साथ एक्सप्लेन अच्छे से करके दूंगा। एंड देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जैसे कि आज जो आपको मिलने वाला है, डे 1 है आज, ठीक है, डे 1 फर्स्ट दिन है, तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। आप आज का क्वेश्चन स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो, राइट। एवरी सिंगल डे 9 PM तक आपको अपने आंसर्स लिख कर भेजने हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी ग्रुप में ज्वाइन मैंने करा दिया है, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग जो आज से या आने वाले दिनों में ज्वाइन करेंगे उनके लिए कहूंगा कि आप @RAMANATHJR, आर कैपिटल जे कैपिटल रामानाथ जूनियर, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप इंटरेस्टेड हो इसको लेकर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ऑल्सो हिंदी मीडियम वाले आप कोशिश करो कि इसको हिंदी में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लो। अभी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो ये कंटेंट दिया जाएगा वो हिंदी में भी मिल जाएगा। सो आई सेड कि 9 PM तक आप अपने आंसर्स भेजना उस पार्टिकुलर ग्रुप पर। फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो क्वेश्चन है उसको लेकर पूरा फ्रेमवर्क, पूरा जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, डेटा वेटा सब कुछ के साथ, पॉइंट्स के साथ, हाईलाइटेड पॉइंट्स के साथ। जो ये आपको इमेज दिख रहा है ना, इसी में है, तो मैं पीडीएफ डालूंगा कि और क्लियर इमेज आपको मिले उस पार्टिकुलर ग्रुप में। एंड देन मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बच्चों का अपने एंड से वैल्यू एडिशन करते हुए कुछ बच्चों के आंसर्स को वॉइस नोट के थ्रू इवेलुएट कर दूँ, ठीक है। और ये हम डेली करेंगे। अभी फर्स्ट 2 वीक्स इसको हम फॉलो करने वाले हैं। जो बच्चे रेगुलर नहीं रहेंगे आई विल रिमूव देम फ्रॉम द ग्रुप। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरे पास 2 3 4 बच्चे भी बचेंगे तो आई एम ओके। एंड बस यहीं तक मैं सीमित नहीं रहूँगा। 2 वीक्स के बाद आई एम गोइंग टू इंक्लूड जो PYQs हैं, मतलब एक आंसर तो एडिटोरियल से चलता ही रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोशिश कर सकते हैं कि हम पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज GS 1 2 3 4 में जा सकते हैं, या टॉपर्स कॉपीज मैंने लास्ट ईयर TDF में करवाया था तो उनके कॉपीज को भी लेकर हम आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 आंसर्स भी हम जाएंगे, अभी हमारे पास समय है, ऐसा हम करने वाले हैं। प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, कैसे आंसर्स लिखे जाते हैं, सब बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए स्क्रीनशॉट लो। और ये थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक आपको लग रहा होगा, क्रॉप प्रोटेक्शन जो है, पेस्टिसाइड का यूज़, जुडिशियस यूज होना चाहिए, कैसे क्या, ये सारी चीज़ें पहले मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अपने एंड से ईमानदारी से विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीवेयर ट्राई टू राइट एन आंसर। एट लीस्ट आंसर नहीं लिख सकते हो तो क्या कर सकते हो, ये क्या बोलते हैं, वर्ड ही भूल गया एकदम से,
ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो और उसका भी इमेज भेजा जा सकता है एक पेज में। वैसे ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है, जितना पेज लेना है लो, ऐसे ही लिख दिया 15 मार्क्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्योंकि 3-4 डिमांड्स है इस क्वेश्चन में। अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वॉइस नोट में सब बताऊंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश हिंदी सारे मीडियम वालों, और इसको लिखकर 9 PM तक भेजिए। हो गया? तो पहले आर्टिकल पे सीधा आते हैं बिना समय गवाए। सिंपल समझो कि इंडिया में एक परसेप्शन है, इंडियन पीपल में भी, इंडियन गवर्नमेंट में भी, और इंडिया के बाहर भी एक परसेप्शन है कि हम पोस्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वीडिसाइड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आप लोग भी इस चीज़ को मानते हो? इज इट अ फैक्ट? उसी मिथ को तोड़ेंगे। एंड इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि कैसे पेस्टिसाइड को हम रेगुलेट करें साइंटिफिक बेसिस पे, ना कि बस परसेप्शन के बेसिस पे। ये इस आर्टिकल का कोर आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, वन बाय वन हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है? बहुत ही बेसिक चीज़ है। क्रॉप प्रोटेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपको क्या करना है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है। बहुत सिंपल है, 2 वर्ड्स को तोड़ोगे तो सिंपल है कि इसका मतलब होता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट्स। जब आप खेत में ये लगा देते हो, फसल क्रॉप्स लगा देते हो, तो उसके बाद क्या होता है, इस पे बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। पेस्ट कर सकता है, वीड्स कर सकता है, डिजीज हो सकता है, बहुत तरीके से क्रॉप के ऊपर अटैक्स हुए हैं, होते हैं, राइट। तो उसको रोकने के लिए एक साइंटिफिक मैनेजमेंट हम करते हैं, जिसमें हम जुडिशियसली बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल, राइट, जो मेथड्स हैं उसको यूज करते हैं। ध्यान रखते हैं कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब है कि हमारे क्रॉप्स को पेस्ट से, वीड्स से, राइट, देन वी हैव डिजीज से, इनसे बचाना है। कैसे? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखते हुए, साथ में हम क्या करेंगे, बायोलॉजिकल, कल्चरल, मैकेनिकल या जुडिशियस केमिकल जो है मेथड्स को यूज करेंगे। तो जुडिशियस केमिकल मेथड में पेस्टिसाइड हम यूज करते हैं। तो इसी को लेकर इंडिया में स्टेटस क्या है जो हम केमिकल यूज कर रहे हैं, पहले उसको देख लेते हो। इंडिया यूजेज ओनली 0.31 kg पर हेक्टेयर ऑफ पेस्टिसाइड्स अगेंस्ट द ग्लोबल एवरेज ऑफ 2.40 kg पर हेक्टेयर, विच इज 1/8 ऑफ द ग्लोबल एवरेज। हमारा जो परसेप्शन है कि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करते हैं, तो वो भी एक मिथ है जो ये तोड़ रहे हैं इस पार्टिकुलर आर्टिकल के थ्रू। भारत जो है बस 0.31 kg पर हेक्टेयर ही पेस्टिसाइड यूज कर रहा है। सेकेंडली, about 40 to 50% of India's arable land is under structured plant protection. Structured plant protection का सिंपल मतलब होता है कि आप जो मतलब साइंटिफिक क्रॉप प्रोटेक्शन सिस्टम बेस्ड ऑन प्लांट बेस्ड सर्विलेंस, टाइमली इन्वेंशंस। सो सिंपली हम प्रॉपरली सर्विलेंस, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, हम अपने लैंड को, अरेबल लैंड में पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो 40 से 50% बहुत हाई है, मतलब बहुत कम भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, बीच का हम कह सकते हैं। तो हमारे ऊपर जो आरोप है कि हम बहुत ज़्यादा मिसयूज करते हैं पेस्टिसाइड का, तो वो भी परसेप्शन इस मिथक को तोड़ रहा है, ये दिस पार्टिकुलर डेटा। थर्ड थिंग इज, देखो अगर हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे, हम जो केमिकल्स यूज़ नहीं करेंगे, तो इंडिया बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, गवर्नमेंट एफर्ट्स या फार्मर्स का इतना मेहनत है, आज हम क्या हो गए हैं, एक फूड डेफिसिट नेशन 1960s में जो हम हुआ करते थे, से फूड सरप्लस नेशन हो गए हैं। एंड जो हमारा एक्सपोर्ट है ना, नियरली 100 बिलियन US$, मतलब एग्रीकल्चरल जो हमारा एक्सपोर्ट है वो इतना तक पहुंच चुका है। तो पेस्टिसाइड पाइवटल रहा है, और इसकी ज़रूरत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि हमें फूड की ज़रूरत है, फूड सिक्योरिटी, इंडिया इतना बड़ा पॉपुलस कंट्री, 1.5 बिलियन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर, मतलब करेंट स्टेटस क्या है, पेस्टिसाइड कितना यूज़ कर रहे हैं, राइट, ये सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टेटस में, और क्यों ज़रूरत है ये भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। हाउएवर, भारत ने क्या किया कि ट्रांजिशन पे भी फोकस किया, मतलब बस हम तो यूज 1/8 ही करते हैं ग्लोबल एवरेज के हिसाब से, साथ साथ हम ना एक चीज़ है खास हमें बनाता है कि हम साइंटिफिक बेस्ड क्रॉप प्रोटेक्शन पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल DDT,
जो कि खतरनाक हुआ करता था, इसको हमने बैन फेज आउट कर दिया। उसके साथ साथ जो भी मतलब कि ऐसे केमिकल्स हम यूज़ करते थे उसे धीरे धीरे हम हटा रहे हैं, यूसेज से कम ला रहे हैं। उसके बाद प्रिसीजन एग्रीकल्चर, आप लोग इस वर्ड से ऑलरेडी अवेयर हो गए। प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है कि हम पानी, फर्टिलाइजर, राइट, पेस्टिसाइड्स को इस तरह से यूज़ करें, मैक्सिमम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके एंड मिस यूज वो ना हो। तो इसकी वजह से पेस्टिसाइड की जो एप्लीकेशन है वो रिड्यूस हुई है, मतलब जितना पहले यूज़ करते थे उससे 20 to 100 ग्राम पर हेक्टेयर कम करने लगे हैं, बिकॉज ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जिसे हमारी गवर्नमेंट्स प्रमोट करती है। देन मॉडर्न क्रॉप प्रोटेक्शन एम्स, हमारी जो मतलब कि पॉलिसी रही है कि हम जो मॉडर्न जिस तरह से क्रॉप प्रोटेक्शन की जाती है उसमें हमारा फोकस रहा है कि हम प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड पब्लिक हेल्थ, इन तीनों पे भी फोकस करें। बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस, जिसमें कि हम पेस्टिसाइड को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं उसी से रिलेटेड एक और मिथक है, एक और परसेप्शन है, जो एक वन ऑफ द चैलेंजेस के तौर पे ही देखा जाता है कि हम जो पेस्टिसाइड यूज़ करें, पेस्टिसाइड की वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भारत का जो एवरेज कैंसर इंसिडेंस है वो जो डेवलप कंट्रीज है जहाँ पे एग्रीकल्चर कॉमर्शियल लेवल पे किया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड या यूएसए, उससे बहुत कम है। तो एक परसेप्शन यहाँ भी टूट रहा है। मतलब ये जो डेटा आपको दे रहा हूँ ना, तो ये जो हमारा परसेप्शन है कि हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसकी वजह से कैंसर होता है, कुछ स्टेट्स में होता है हेविली, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स की मैं बात करूं, लेकिन ओवरऑल दिस कंट्री में बात करूं एवरेज, तो वो कम है। तो ये भी आपको एक मतलब कि पॉलिसी मेकर के लिए जो ये परसेप्शन है एक चैलेंज है। देन वी हैव मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट्स। आपको पता है ये टर्म जो हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट का सिंपल मतलब है कि मैक्सिमम परमिसेबल लेवल ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यूज अलाउड इन फूड प्रोडक्ट्स। जब हम अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एक टर्म यूज़ होता है मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, कि कितना उसमें एक्सपोजर है, कितना हेल्थ के लिए वो इशू हो सकता है क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड का यूज़ किया गया है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ क्या करती है, हमारे प्रोडक्ट्स पे बैन लगा देती है कि आप बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो। तो हमारे एक्सपोर्ट पे इसका, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। देन देर इज़ अ वन मोर टर्म, रैपिड अलर्ट सिस्टम फॉर फूड एंड फीड। ये ईयू का मतलब स्टैंडर्ड है फूड सेफ्टी को लेकर, RASFF। और इसमें क्या है कि पूरा फोकस ये है कि डेटा शेयर किया जाता है अमॉन्ग द यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड एक्शन लिया जाता है कि अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो तो इस बेसिस पे हमारे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उस पर नॉन टेरिफ, काइंड ऑफ नॉन टेरिफ बैरियर ही है ये, ठीक है। ऑल्सो देर इज ऑल्सो अ बिग चैलेंज फॉर जो पेस्टिसाइड है इंडिया में यूसेज होता है, तो इलीगल पेस्टिसाइड भी यूज़ हो रहे हैं और जो डुप्लीकेट वंस हैं, तो इसकी वजह से मतलब जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हमारे खेतों तक जा रहे हैं और खेत से ये ह्यूमन के हेल्थ तक इम्पैक्ट करता है। तो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस, पॉलिसी गैप्स, देयर कैन बी मल्टीपल पॉइंट्स जिसमें आप चैलेंजेस अगर आए तो आप ऐड कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन वर्डिनेशन, मतलब कुछ अच्छे पॉइंट्स शुरू में अच्छे पॉइंट्स लिखने हैं, देन एवरेज पॉइंट्स लिखा जा सकता है। मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि आप जो आंसर लिखोगे तो कैसे आप अपने नंबर ऑफ पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो। वे फॉरवर्ड सिंपल सा है, सबसे पहले पीरियोडिकली रिव्यू करो पेस्टिसाइड के रेगुलेशन को, और हमारा जो एग्रो क्लाइमेटिक है, मतलब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ग्लोबल नॉर्म है, वन साइज फिट अप्रोच होता है ना, वो फॉलो नहीं करना है। हमारे एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से, साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कह रहे हैं ऑथर कि आप पेस्टिसाइड का रेगुलेशन करो, उसकी संख्या मतलब जो यूसेज है उसको कम करो। देन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो मतलब तरीका है, टेक्निक है, उसे एक्सपेंड कीजिए। मतलब कि बस केमिकल नहीं, बायोलॉजिकल जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से भी हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज है उसको यूज़ करना है, ठीक है। एंड QR बेस्ड ट्रेसेबिलिटी, जो इलीगल सेलिंग होती है पेस्टिसाइड की या डुप्लीकेट पेस्टिसाइड की जो सेलिंग इंडियन मार्केट में हो रही है जिसे फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। QR बेस्ड ट्रेसेबिलिटी, क्वालिटी सर्विलेंस, इन्फोर्समेंट अगेंस्ट जो काउंटरफिट पेस्टिसाइड्स है, मतलब डुप्लीकेट वंस, राइट। तो ये 3-4 मेजर्स आप ले सकते हो, और भी पॉलिसी गैप्स को भर सकते हो, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हेल्प करेगी। डेटा भी दे दिया, ये सारी चीज़ें। तो स्टेटस, राइट, साइंटिफिक साइंस बेस्ड जो क्रॉप प्रोटेक्शन होता है, ठीक है,
कैसे हम कर पा रहे हैं, राइट, हमने क्या काम किया इस दिशा में, स्टेटस भी आपको क्रॉप प्रोटेक्शन का क्या हालत है डेटा रिलेटेड डाल सकते हो, चैलेंजेस है एंड देन वे फॉरवर्ड है। मैं बहुत अपने लेवल पे हेल्प कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से क्वेश्चन देखना एंड देन आंसर लिखना, पर पूरा डिट्टो नहीं लिख देना है, अपने हिसाब से कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए एक एक पॉइंट डालूं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं, नहीं ओवर एक्सप्लेन नहीं करना, 3-4 सेंटेंस में एक पॉइंट को नहीं करना, ठीक है। अभी बहुत कुछ बताऊंगा, तो क्वेश्चन आपको मैं फिर से दिखा देता हूं। दिस इज योर क्वेश्चन, 250 वर्ड्स का है, क्रॉप प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड है। इसमें पहले डायमेंशन खोज लीजिएगा कि कितना बॉडी में डायमेंशन हमें एड्रेस करना है, तब क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी होता है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन इज नॉट अ बिग डील, सबसे बड़ा डील होता है बॉडी पार्ट, इस पर फोकस कीजिए। 80% मार्क्स यहीं मिलते हैं, 80 to 85% इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसमें अगर आप डायमेंशन को, कोड डायमेंशन को समझ कर, क्या डिमांड है, सॉरी क्वेश्चन का डिमांड है, उस हिसाब से डायमेंशन को जो लिखते हो और उसमें पॉइंट्स डालते हो और डिमांड को एड्रेस करते हो, तो उसी बेसिस पे आंसर जो है जो मतलब इवेलुएटर्स हैं वो आपको नंबर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, सेकेंड आर्टिकल है बिजनेस लाइन से। और आपको पता होगा कि हमारी प्राइवेट सेक्टर जो इसरो के अलावा, जो मतलब इसरो तो गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रो कर रही है, ठीक है, जो आपको पता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो ग्रो कर रही है, तो उसमें ग्रोथ में जैसे कि बहुत इन्वेस्टमेंट आया है, बहुत सारी हमारी स्पेस टेक कंपनीज या स्टार्टअप्स आपने कई बार मैंने पढ़ाया है। तो उस ग्रोथ में एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि स्किल्ड मैन पावर की कमी। तो उसको कैसे एड्रेस करेगा? एक तरफ तो हम ग्रो कर रहे हैं, प्राइवेट हमारा स्टार्टअप ग्रो कर रहा है, बट स्किल्ड मैन पावर हम कहाँ से लाएंगे, दैट इज एन इशू। सो सबसे पहले समझ लो कि स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स क्या होते हैं। ऐसे सेक्टर्स जिसमें जो कि मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि की इंडस्ट्रीज दैट अ कंट्री नीड्स फॉर इट्स सर्वाइवल, सेफ्टी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। Strategic sectors are those industries that a country needs for its survival, safety and economic strength. जैसे स्पेस सेक्टर है, डिफेंस है, ठीक है, जैसे इनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेलीकम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरह से। तो इसके लिए जो आपको मेन पावर चाहिए, स्किल्ड मेन पावर, वो हमारे पास की हमें कमी है। जैसे दो सेक्टर, एक तो स्पेस वाला, एक न्यूक्लियर, मतलब इनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी चले जाओ। तो यहाँ पे जो आपको रिफॉर्म्स आप ला रहे हैं, तो उस हिसाब से आपके पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। इसी चीज़ पर इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। तो ग्रोथ ऑफ इंडिया जो स्पेस सेक्टर की जहाँ तक बात की जाए, तो रिफॉर्म्स जो है स्पेस सेक्टर में 2020 में हमने कई बार पढ़ा है, और 400 के आसपास हमारे पास स्टार्टअप्स हैं, और हमारी जो मार्केट वैल्यू है प्राइवेट, वो है $8.4 बिलियन, जो कि 2.3% ऑफ ग्लोबल मार्केट है, मतलब स्पेस जो हमारी सेक्टर है, ठीक है। और इसरो जो है ना, शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग द सोल ऑपरेटर टू इनेबलर। अब इसरो जो है ना प्रमोट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को, उसी को लेकर एक बॉडी बनाई गई इन स्पेस, राइट, जो रेगुलेट भी करेगा और प्रमोट भी करेगा प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। रिफॉर्म, वन ऑफ द रिफॉर्म्स जो स्पेस सेक्टर में हुई वो था इन स्पेस का बनाना, ठीक है। सो इंडियाज मॉडल वर्सेज यूनाइटेड स्टेट्स मॉडल क्या है? तो यूएसए में अगर बात करो, तो प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करती है इंडिपेंडेंटली ऑफ नासा, जैसे कि स्पेस एक्स है इलॉन मस्क का। अब इंडिया में जहाँ तक बात की जाए, तो हम बहुत ही ज़्यादा, हमारी जो स्टार्टअप्स है हैविली डिपेंडेंट है ऑन इसरो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, सारी चीज़ें। तो इंडिया और यूएस के कंपैरिजन की जाए अगर, जो स्टार्टअप्स हैं, प्राइवेट कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है स्पेस सेक्टर में या उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसरो पे हैविली डिपेंडेंट है हमारी स्टार्टअप्स, ठीक है। इंडियाज प्राइवेट स्पेस सेक्टर कंटिन्यूज टू डिपेंड हैविली ऑन इसरो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल सपोर्ट, and long-term objective is to build an independent and globally competitive प्राइवेट स्पेस इको। तो हमारा गोल है कि हम ऐसा मतलब प्राइवेट सेक्टर को इस तरह से स्पेस सेक्टर में जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको इतना स्ट्रांग बनाएं कि ग्लोबली कॉम्पीट कर सकें, एंड मतलब कि इंडिपेंडेंट हो, ना कि इसरो पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है, मेन पावर का इशू आ रहा है, लोगों की कमी, स्किल्ड लोगों की। तो एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हैज आइडेंटिफाइड कंपटीशन फॉर एक्सपीरियंस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। आपको ज़रूरत है साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की जो कि एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो, कटिंग एज टेक्नोलॉजी में उनकी पकड़ हो, तो वो हमारे पास नहीं है। बेटर सैलरीज एंड स्टॉक ऑप्शंस
ठीक है, हैव एक्सेलरेटेड टैलेंटेड माइग्रेशन फ्रॉम इसरो। आपको पता होगा कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक जो हमारे पास बोलते हैं ना ब्रेन ड्रेन, तो हमारे जो मोस्टली ऐसे लोग कॉम्पिटिटिव हैं जो ऐसे स्किल्ड हैं वो चले जाते हैं इंडिया से बाहर, तो ये एक इशू है। एंड कंटिन्यूड डिपेंडेंस ऑन इसरो फॉर मेन पावर में वीकेन बोथ प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंशन एंड इसरोज रिसर्च कैपेबिलिटीज। तो अगर ये सारे ऐसे स्किल्ड लोग जो इंडिया में हैं भी वो अगर जाएंगे इसरो के पास तो फिर प्राइवेट सेक्टर के पास जा नहीं पाएंगे, तो दैट इज़ एन इशू। तो ऐसा ही कंसर्न न्यूक्लियर सेक्टर की मैंने कुछ देर पहले बात की है। तो रिसेंटली जो शांति एक्ट, दैट इज द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट इन न्यूक्लियर एनर्जी एक्ट, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन है, राइट, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेट करे। तो अगेन वहाँ भी स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, राइट, तो वो कमी हमें दिख रही है। सो वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन ओरिएंटेड आर्टिकल है। क्या हमारे पास सोल्यूशन है कि स्किल्ड मैन पावर बढ़ाया जाए इन दिस टू सेक्टर्स, न्यूक्लियर एनर्जी की जहाँ तक बात की जाए एंड देन स्पेस जो स्टार्टअप्स हैं उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट थिंग इज वी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म नेशनल मैन पावर स्ट्रेटेजी फॉर स्ट्रैटेजिक सेक्टर। एक तो हमारे पास एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट, लॉन्ग टर्म नेशनल मैन पावर स्ट्रैटेजी फॉर स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स। देन स्टेम में हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा स्टेम, एजुकेशन, स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। ये 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना है। स्टेम का फुल फॉर्म तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता होगा, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो हमें स्टेम जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, एजुकेशन, स्पेशलाइज ट्रेनिंग, इन सब पे फोकस करना पड़ेगा और खास करके गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और इम्प्रूव करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है उसे रोकना है, वाइल क्रिएटिंग अ सस्टेनेबल टैलेंट पाइपलाइन फॉर बोथ पब्लिक एंड, एक सस्टेनेबल टैलेंट पाइपलाइन भी आपको क्रिएट करना चाहिए दोनों सेक्टर्स के लिए। सो दीज आर द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड इन दिस पार्टिकुलर आर्टिकल। तो हमारा स्पेस स्टार्टअप्स जो एंटिटीज़ हैं वो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो शो हो रहा है दैट इज़ स्किल्ड मैन पावर की, उसको रिजॉल्व करने के लिए वी हैव सम ऑफ द सजेशंस गिवन बाय द एडिटर, राइट, सोमित दास गुप्ता। तीसरे आर्टिकल पे चलते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, ग्लोबल ऑर्डर से रिलेटेड है, कैसे चेंज हो रहा है। तो बस पहले क्रिस्प में बता देता हूँ कि क्या कह रहा है। GS2 या इंटरनेशनल रिलेशन, या आप PSIR ऑप्शनल है तो उससे जोड़ के देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ कि एक इंस्टीट्यूट है, पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ओस्लो, उसने स्टडी किया। उस स्टडी में जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है तो उन्होंने कहा कि 2023 में जो इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो 2023 में बस 2 ही थे। देन 2024 में ये 4 हो गए, एंड इन 2025 ये 8 हो गए, विच इज हाइएस्ट सिंस वर्ल्ड वॉर के बाद या 1946 के बाद। अभी जो इंटर स्टेट बिटवीन दी कंट्री जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो हाईएस्ट है। 8 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख रहा है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन, फॉर एग्जांपल जो कोऑर्डिनेटेड अटैक्स यूएसए एंड इसराइल साथ में मिलकर कर रही है अगेंस्ट ईरान, एंड देयर आर सो मेनी, मतलब टोटल 8 हमारे पास है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इस पार्टिकुलर आर्टिकल में इसी बात पे चर्चा की गई है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, कोल्ड वॉर के समय क्या थी, बाइपोलर थी। बाइपोलर का मतलब है दो ध्रुव में बटी हुई थी, दो सुपर पावर्स थे और उसी के सैटेलाइट स्टेट्स हुआ करते थे। तो जो लड़ाई होती थी मेनली इन्हीं दोनों के बीच होती थी, और दो सुपर पावर्स जो लड़ते थे वो प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ते थे, डायरेक्टली कभी लड़ाई नहीं लड़ते थे। एक क्यूबन क्राइसिस हुआ था 1962 में, जहाँ पे ऐसा लगा था कि डायरेक्ट फाइट होगी दोनों के बीच में, बट हुआ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बाइपोलर वर्ल्ड ऐसा होता है। देन वी हैव यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसमें एक कंट्री हेजमन होती है, जैसे USA पोस्ट 1991 जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, और अनटिल कह सकते हो 2020 तक ऐसे मान सकते हैं हम, तो एक ही था, और उसके हिसाब से दुनिया अगर चलेगी तो ठीक है, एल्स वो नहीं चलेगी तो पिटाई करेंगे, मतलब पिट्टी पिट्टी कर देंगे। एंड देन 2020 के बाद से मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे पावर सेंटर्स, बहुत सारे कंट्रीज, USA इतना स्ट्रांग तो नहीं हो रहे हैं बट हो रहे हैं स्ट्रांग। तो जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होता है एज कंपेयर टू बाइपोलर और यूनिपोलर वर्ल्ड,
तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या होता है कि अलाइनमेंट जो है कभी भी चेंज हो सकती है, मल्टीपल जो है स्टेक होल्डर्स हैं जो स्ट्रांग हैं, राइट। मिस कैलकुलेशन का भी डर रहता है, क्योंकि पहले एक एक्टर था, पहले दो एक्टर्स थे मेजर एक्टर्स, तो मिस कैलकुलेशन के कम चांसेस होते थे, तो वॉर होने की संभावनाएं जो है और बढ़ गई, ये इस आर्टिकल में कह रहा है। इसके अलावा न्यू नेचर ऑफ वॉरफेयर की भी बात की गई है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अब लॉन्गर वॉर हो रहा है, रशिया यूक्रेन का देख सकते हो आप। कॉस्टलियर वॉर भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी जो है अपग्रेडेड यूज़ की जा रही है, और एटायरेशन बेस्ड, मतलब एक लेयर में, दो लेयर में, तीन लेयर में, जैसे ईरान वर्सेस यूएसए जो हो रहा है विथ इसराइल। तो आपको इस तरह से नेचर चेंज होते दिख रहा है। पहले वॉर 6 दिन, 8 दिन, 20 डेज, अगर वर्ल्ड वॉर्स को आप छोड़ दे तो, ठीक है, ऐसे चलता था बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। देन वी हैव मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ड्रोन्स, प्रिसीजन मिसाइल्स, एंटी टैंक, एयर डिफेंस सिस्टम्स, ये सब अब बहुत हैविली यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जिससे कि डिफेंस मजबूत हो गई है और क्विक जो मिलिट्री विक्ट्रीज मिलती थी इजिली, जैसे कि यूएसए ईरान के टर्म्स में आप देख सकते हो या यूक्रेन रशिया के टर्म्स में देख सकते हो, ऐसा अब नहीं होता है कि तुरंत जीत मिल जाए, ठीक है। अब इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस पर मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो बहुत सिंपल है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया के लिए भी मल्टी जो है ऐसे कंट्रीज हैं खतरा पैदा करेंगे। वी हैव ऑलरेडी टू कंट्रीज, टू ऑफ आवर नेबर्स, चाइना एंड पाकिस्तान। तो जितना ये मजबूत होंगे, जितना दुनिया मल्टीपोलर होगा, तो भारत के लिए भी स्वाभाविक है, सारे कंट्रीज के लिए खतरा बढ़ेगा। हम भी मजबूत हो रहे हैं, हम भी वन ऑफ द बोल सकते हैं कि ग्रेट पावर में काउंट किए जाते हैं, बट अगेन हमारे लिए भी खतरा बढ़ेगा और हमारी जो डिपेंडेंसी है दुनिया के ऊपर, उसे हमें कम करके आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। दैट इज़ जो सेल्फ रिलायंस की बात होती है, हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज हमारी डिफेंस सिस्टम को करना पड़ेगा, जो ज़रूरत है आज के हिसाब से। तो इस चीज़ पे उठाया गया है बात। एंड द कोर थिंग इज़ कि फ्रॉम बाईपोलर वर्ल्ड से हम यूनिपोलर वर्ल्ड में आए पोस्ट डिस इंटीग्रेशन 1991 जो यूएसएसआर टूटा, एंड देन मल्टीपोलर वर्ल्ड में आ गए। मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गया है, और बढ़ने की साथ साथ जो नेचर ऑफ वॉर्स है वो भी चेंज हो रहा है। एक तो लंबा वॉर चल रहा है, दूसरा कॉस्ट बहुत महंगा जा रहा है, एंड देन अटैरेशन बेस्ड वॉर हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जा रही है वो भी बहुत ही आधुनिक है। तो ये इशू हो रहा है और इसका इम्पैक्ट हमारी कंट्री पे और साथ साथ पूरी दुनिया पे पड़ेगा। सो दिस इज़ द कोर मैसेज ऑफ दिस पार्टिकुलर आर्टिकल। और एक जो डेटा है पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, चाहे GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन में हो या PSIR में, ठीक है। देन द फोर्थ आर्टिकल इज हिंदू के एडिटोरियल से मैंने लिया है, फिजिकल फेडरलिज्म, इससे रिलेटेड है। और 16th फाइनेंस जो कमीशन के रिकमेंडेशन है उसका एक तरह से क्रिटिसिज्म किया गया है। क्या क्रिटिसिज्म किया गया है कोड में मैं पहले बता देता हूँ, बट बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंस कमीशन यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, मतलब उसका जो रिकमेंडेशन होता है देख लो, ठीक है। तो अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन आया और ये सब मैं पढ़ा देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके लिए बेहतर हो, राइट। तो क्रिटिसिज्म ये किया गया है, मतलब कहा इस आर्टिकल में ये गया है कि फाइनेंस कमीशन शुड नॉट फोकस ओनली ऑन रिवार्डिंग स्टेट्स दैट रिफॉर्म्स, सॉरी, इस आर्टिकल में कोर मैसेज ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है अंडर आर्टिकल 280 जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, शुड नॉट फोकस ओनली ऑन रिवार्डिंग स्टेट्स दैट परफॉर्म्स फाइनेंशियली, मतलब जो स्टेट्स फाइनेंशियली वेल परफॉर्म कर रहे हैं उनको रिवार्ड नहीं करेगा, रैदर जो स्टेट्स नेचुरली डिसएडवांटेज्ड हैं बिकॉज ऑफ जोग्राफी, हिस्ट्री या जो वीकर उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, तो उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। जो कि फाइनेंस कमीशन हिस्टोरिकली फर्स्ट जो 15 फाइनेंस कमीशन आए थे, तो उन्होंने फोकस किया कि जो स्टेट्स जोग्राफी, हिस्ट्री, वीकर इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से मतलब कि पिछड़ गए हैं, तो उनकी हेल्प की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जोग्राफिकली अगर बात की जाए, तो वी हैव नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है, तो वो या हिमालयन स्टेट है, तो वहाँ पे जो रोड आप बनाओगे ना, नॉर्मली जो प्लेन वाले स्टेट को दोगे पैसे,
राइट। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट या हिमालयन स्टेट को दोगे तो वो ज़्यादा लागत, वो ज़्यादा कॉस्टली होगा। पहाड़ को काट के रोड बनाना और प्लेन में रोड बनाना, दोनों में फ़र्क होता है। तो उनको एक्स्ट्रा नीड होती है, और नीड जो एक्स्ट्रा होती है वो अगर फुलफिल नहीं होगा तो जो रीजनल डिस्पैरिटी है, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट, या कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आवर कंट्री, या जो हमारा विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य है कि भारत को विकसित बनाना है। तो अगर रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ेगी, उस पर अगर हम फोकस नहीं करेंगे और परफॉर्म जो अच्छे स्टेट्स कर रहे हैं उनको अगर हम रिवॉर्ड करेंगे थ्रू 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, तो इशू आएगा, मतलब रीजनल डिस्पैरिटी और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी चीज़ पे डिस्कस किया गया है। हिस्टोरिकली रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करके जो पैरामीटर सेट किए जाते थे, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो पता होगा आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो जिसे रिकमेंड करती है जो फाइनेंस कमीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो अभी 16 फाइनेंस कमीशन बनी थी, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे बंटते हैं, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें क्या होता है, स्टेट और स्टेट्स के बीच में जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे पैसे बढ़ते हैं। तो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसी के बारे में स्पेसिफिकली हम पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है 41% ही रखा गया है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस आएंगे ना, तो उसका 41% शेयर चला जाएगा टू दी स्टेट्स, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रख लेगी, ठीक है। इसको हम वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजेंटल में क्या होता है कि अब स्टेट्स के बीच में कैसे बटेगा, अब कोई तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है, तो इनके बीच में किन पैरामीटर्स पे बटेगा, तो ये स्टैंडर्ड सेट किया गया बाय द 16th फाइनेंस कमीशन, जो हम पढ़ेंगे, राइट, या 15th में भी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन है, और 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से पॉपुलेशन लिया जाएगा, और 17.50%, मतलब 2.5% यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो मान के चलो जो गंगा बेल्ट में स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी, जैसे यूपी बिहार है, ठीक है, मध्य प्रदेश है। देन वी हैव डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिकली कैसे परफॉर्म किया है स्टेट्स ने, तो उसका वेटेज 10% पे आ गया, मतलब 2.5% कम किया गया, ठीक है। देन एरिया जैसे बड़े स्टेट्स हैं उसको यहाँ पे फायदा मिलता है, जैसे राजस्थान है, ठीक है। फॉरेस्ट कितना है उस स्टेट में, वो 10%, 15th में भी था, यहाँ भी 10% है। ये टर्म मुझे समझाना है जिसका शेयर सबसे ज़्यादा होता है। पहले 45% था पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, अब 42.50 हो गया है। मैं एक बहुत ही इजी वे में समझाता हूँ। हम क्या करते हैं, 3 सबसे रिचेस्ट लार्ज स्टेट को उठाते हैं, उन तीनों स्टेट्स का जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है उसको लेते हैं, एंड देन हम कंपेयर करते हैं। एक मान के चलो पुअर स्टेट है, जहाँ पे हम पढ़ रहे थे जम्मू एंड कश्मीर, कल हमने पढ़ा था आर्टिकल जहाँ पे 66% के आसपास नेशनल एवरेज के पर कैपिटा इनकम से जम्मू कश्मीर का है। तो जो एवरेज हमने निकाला और उसके बीच का जो गैप है विद जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो जो इनकम डिस्टेंस, मतलब जितना गैप होगा उतना ज़्यादा एडवांटेज उस स्टेट को मिलेगा। तो जो स्टेट गरीब है ना, उनको यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज मिलता था। पहले 45% सबसे ज़्यादा शेयर, अब ये घट के 42.50% हो गया। देन टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट जो है वो हुआ करता था 2.5%, ये हटा दिया गया, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी 10% कर दिया गया। तो दिस इज ऑल्सो एन इशू फॉर जो स्टेट ऑलरेडी सफ़र कर रहा है इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली, एंड देर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है इकोनॉमिकली, मतलब कि जीडीपी उसकी स्ट्रांग है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, सदर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ पे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, राइट। तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन का पूरा जिस तरह से पैरामीटर सेट किया गया उसी का क्रिटिसिज्म इस पार्टिकुलर आर्टिकल में किया गया। तो प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो सिंपल है कि एक तरफ रीजनल डिस्पैरिटी को मेंटेन करना था, मतलब उसको टैकल करना था, और दूसरी तरफ जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनके बीच में एक बैलेंस बनाना था, ये कह रही है ये आर्टिकल। तो रीजनल डिस्पैरिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हमें भरना है। सो वही बेसिक चीज़ें हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जो मुझे बताना है, कि जैसे कि ग्रांट्स इन ऐड मिलता था, देखो एक होता है स्टेट का शेयर मिलता था ऑन द हॉरिजेंटल बेसिस, तो 16 फाइनेंस कमीशन में ग्रांट्स इन एड को भी कम कर दिया गया एज कंपेयर टू 15 फाइनेंस कमीशन, जो कि 10.1 लाख करोड़ थी उसको घटा के 9.47 लाख कर दिया। अब देखो मैं बताता हूँ, एक होता है कि आपको सिंपली जैसे पैसे मिलते हैं थ्रू द
दिस पार्टिकुलर प्रोसेस ये मिलता है, ठीक है, 16 फाइनेंस कमीशन में स्टेट्स के बीच में जो दूसरा आता है कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं, मैंने जैसे कहा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स या बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे स्टेट्स जहाँ पे मतलब कि इकोनॉमिकली दे आर बिहाइंड, तो उन स्टेट्स को ऑन सर्टेन पैरामीटर्स अलग से एड देती थी सरकार थ्रू मतलब कि रिकमेंडेशन, तो वो भी कम कर दिया गया है एज कम्पेयर टू 15 पॉइंट। तो रीजनल डिस्पैरिटी जो हमें कम करना है उसके लिए जो सोल्यूशंस थे उसको हम कम करते जा रहे हैं। देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को भी डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्या है? जस्ट सपोज देयर इज अ स्टेट, मान लो बिहार, बिहार में जो रेवेन्यू मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो 100 रुपये है और उसको ज़रूरत है 120 रुपये की, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट मुहैया करा देती थी कि अपना आप रेवेन्यू जो मतलब कि जितना आपको ज़रूरत है वो हम आपको दे रहे हैं, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट जितना आ रहा है और जितना जा रहा है, ठीक है। तो वो भी डिसकंटिन्यूड, हैव बीन लार्जली डिसकंटिन्यूड। तो जो तरीका था जिससे हम कि इन स्टेट्स की हेल्प कर पाते, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लो, इसमें कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी या पर कैपिटा जीएसडीपी डिस्टेंस, इसको आपने कम कर दिया, बस बढ़ाया क्या, 2.5% आपने बढ़ा दिया पॉपुलेशन, जो वहाँ पे इनको एडवांटेज मिलेगा एक। तो सेकेंड, ग्रांट्स इन एड जो मिलता था उसको भी आपने कम कर दिया। थर्ड थिंग इज जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स मिलते थे उसको भी आपने लार्जली डिसकंटिन्यू कर दिया। तो थिंग इज जो रीजनल डिस्पैरिटी के लिए मेजर्स उठाए जाते थे तो 16 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, उसको आपने एक तरह से कम कर दिया है या मतलब कि डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसको आप समझ पा रहे हो ना कि किस तरह से क्रिटिसिज्म हो रही है। अब यही चीज़ें हैं जिसको मतलब कि वे फॉरवर्ड दिया जा रहा है कि किस तरह से सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, राइट। रिकमेंडेशन क्या होता है? वो ऐसा थोड़ी है कि रिकमेंडेशन जो कह देगी फाइनेंस कमीशन वो मानना ही पड़ेगा, बट लार्जली वो माना ही जाता है। तो इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि वी नीड टू मेक अ बैलेंस, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं तो खराब वाले को हमें छोड़ नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है वी हैव एशियाटिक लाइन। हाँ, एक चीज़ है नोट्स को लेकर, नोट्स हमारी टीम को लेकर मैंने बोला था कि आज सब कुछ अपलोड हो जाएगा, निश्चिंत रहना, सारे नोट्स मिल जाएंगे। एशियाटिक लाइन जो है ना, देखो सिंपल समझो कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, हमने कंजर्वेशन किया, बट कंजर्वेशन जो हमने इनका किया और नंबर जो बढ़ाया ओवर द ईयर थ्रू गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने इस्टेब्लिश किया था, जो कि स्पेसिफिकली एशियाटिक लाइन के लिए होगा। देन प्रोजेक्ट लायन आया, देन एशियाटिक लाइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च की जिससे कि नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन्स के पॉपुलेशन बढ़ गए इंडिया में, जो घट गए थे। देख लो साइंटिफिक नाम क्या है, पेंथेरा लियो परसिका, ठीक है, इंडेमिक टू गिर लैंडस्केप, ठीक है, वर्ल्ड्स ओनली फ्री रेंजिंग एशियाटिक लाइन पॉपुलेशन। हैबिटेट क्या है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में आपको ये दिखेंगे, स्क्रब लैंड्स, ग्रास लैंड्स या सवाना इकोसिस्टम में। IUCN रेड लिस्ट पे देख लो, इंडेंजर्ड है EN साइट्स पे अपेंडिक्स 1 एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिखते हैं, क्या वो इंडेमिक है इंडिया के लिए, इंडिया में नेचुरली फाउंड होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैं इस PYQ में भी नहीं जाना चाहता हूँ, कोर आर्ग्यूमेंट पे आता हूँ। कहा जाता है कि हमने जो कंजर्वेशन किया, नंबर बढ़ाया ना, तो एक ही लोकेशन पर बढ़ाया, ठीक है। अब एक जो लोकेशन होता है ना जहाँ पे सारे लॉयंस जो हैं, एशियाटिक लॉयंस कंसंट्रेटेड हैं, कल को कोई बीमारी आई, कल को कोई मतलब कि फायर हो सकता है, आग लग सकती है, तो ये सारा जो हमने मेहनत किया एक दिन में ही कंजर्वेशन का बर्बाद हो सकता है। तो इस पार्टिकुलर आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि वी शुड मूव टुवर्ड्स सेकेंड जो है लोकेशन, मतलब बस एक जगह कंसंट्रेट नहीं करना, एक जगह ही नंबर नहीं बढ़ाना, जो कि एक अच्छी बात है, हमने नंबर बढ़ाई, लेकिन इट शुड मूव टुवर्ड्स अनदर लोकेशन। सो इसी चीज़ पर ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया गया है, ठीक है, राइट। Established a second free ranging wild population to reduce extinction risk, या ये बीमारी है कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, जो कि एशियाटिक लाइन के लिए खतरनाक है, ठीक है। देन प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स एंड सैटेलाइट हैबिटेट्स थ्रू लैंडस्केप लेवल प्लानिंग। स्ट्रेंथन कीजिए डिजीज सर्विलांस, साइंटिफिक मॉनिटरिंग एंड वेटरनरी प्रिपेयरनेस एंड प्रमोट कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, मतलब लोगों को भी जोड़िए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने कई बार डिस्कस किया, मैंने ऐसे ही रिवीजन के लिए इसको इंक्लूड कर लिया। अब एक और मतलब कि कैट स्पेसी जो है वो न्यूज़ में है, दैट इज क्लाउडेड लेपर्ड्स। देखो हमने लेपर्ड्स पढ़ा है, स्नो लेपर्ड्स पढ़ा है, एंड देन वी हैव नाउ क्लाउडेड लेपर्ड्स, जिससे मेघालय का
स्टेट एनिमल कहा जाता है। इसके प्रोटेक्शन के लिए मेघालय ने मिशन अपना, देखो स्नो लेपर्ड नेचुरली मिलता है इंडिया में, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, मतलब लेपर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। सो मेघालय हैज लॉन्च मिशन क्लॉडेड लेपर्ड, जिसमें कि हैबिटेट कंजर्वेशन, साइंटिफिक मॉनिटरिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे फोकस किया जाएगा। एक लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान है फॉर क्लॉडेड लेपर्ड। अब क्लॉडेड लेपर्ड के बारे में जान लो कि इसका साइंटिफिक नेम नियोफेलिस नेबुलोसा है, ठीक है, देख लेना। स्टेट एनिमल है मेघालय का, और ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको दिखेगा। डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सदर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में। वल्नरेबल है, इनफैक्ट जो स्नो लेपर्ड है ना वो भी वल्नरेबल होता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। और साइट्स में 1 पे आएगा और WPA में तो 1 पे आएगा ही, ठीक है। तो ये है क्लॉडेड लेपर्ड के बारे में, थोड़ा सा नोट्स आपके पास होना चाहिए। नोट्स बनाओगे तो इतना एज लिस्ट स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना। सो मिशन फोकसेस ऑन हैबिटेट रिस्टोरेशन, लैंडस्केप कनेक्टिविटी, रिसर्च, मॉनिटरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी पार्टी, ये तो हमने देख लिया है, ठीक है। मेघालय क्लॉडेड लेपर्ड एक्शन प्लान से गाइड मिलेगा। क्लॉडेड लेपर्ड जो है ना वो इज एर्बोरियल कैट ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। कोई बताना चाहेगा क्या होता है एर्बोरियल? कोई बताएगा कमेंट सेक्शन में क्या मतलब होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड स्नो लेपर्ड जो है ना इज ए हाई एल्टीट्यूड, ये आपको मिलेगा हाई एल्टीट्यूड, पूरे जहाँ पे स्नो वगैरह कवर्ड होते हैं उधर मिलता है, ठीक है। देन वी हैव बोथ स्पेसीज आर प्रोटेक्टेड अंडर IUCN में वल्नरेबल लिस्ट पे आता है, और साइट अपेंडिक्स में 1 पे आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। और मिशन क्लॉडेड लेपर्ड मेघालय ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेस्ट है, क्लाइमेट चेंज है, उसने लेपर्ड किया था फॉर द कंजर्वेशन इन 2009। सो बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। ये लोग पहाड़ों में रहते हैं जो क्लॉडेड होते हैं, मेघालय में क्लॉडेड लेपर्ड रहते हैं। सो दैट्स इट पुट टुडे। कुछ आर्टिकल्स जो है मैंने डिस्कस नहीं किया आज, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स नहीं हो सकते एक साथ डिस्कस, जैसे कि पॉलीमर जो नोट्स हैं मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया, और भी कुछ अच्छा दिखेगा तो बता दूंगा, जैसे RBI इंट्रोड्यूस करना चाहती है। देन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो बिल है उसमें जो कंट्रोवर्सी है मैंने 1-2 बार डिस्कस किया, मैं कोशिश करूंगा अगर ये लगातार जारी रहा तो उसे भी डिस्कस कर देंगे। देन एक और चीज़ है कि कुछ बिल्स पार्लियामेंट ने पास किए हैं रिसेंटली, एक इनकम टैक्स से रिलेटेड है, उसे मैं सेपरेटली अच्छे से डिस्कस करूंगा, मे भी मीन्स के लिए एडिटोरियल के थ्रू क्वेश्चन भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अटेंडेंस मार्क कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए और इन्जॉय कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट। थैंक यू।